अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है? आप ठीक हैं? सब तबीयत से ठीक है? अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है वो चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है और उनमें क्या आपको स्टडी करना चाहिए, और कंपनी का एनालिसिस करने के बाद आप क्या चीज़ सीखेंगे। तो ये चीज़ें सारी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो कंपनी सेलेक्ट की है वो है संबा बैंक लिमिटेड। संबा संबा बैंक लिमिटेड में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज वो करनी चाहिए कि इसमें ऑपरेशंस क्या है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि उसकी पहले प्रोफाइल का पता हो, ऑपरेशंस का पता हो। फिर उनको फर्दर जो एनालिसिस कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं रेशो एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका रेशो एनालिसिस करना है। रेशो एनालिसिस करने के बाद उनका ट्रेंड देखना है, उन्होंने कैसे कैसे मूव, कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ की है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने संबा बैंक लिमिटेड, ये इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंक इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक बैंकिंग को जिसने फरोग देने के लिए फरोग दिया है, तो ये सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में ये ऑपरेशन अपने सर अंजाम देती हैं। और पाकिस्तान में भी इनकी बहुत सारी बड़े शहरों में ब्रांचेज हैं। तो उसके बाद ये रीजनल लीजिंग बैंक भी है। ये लीजिंग भी करती है, जैसे आप लीजिंग पे कोई कार गाड़ी कोई चीज लेते हैं तो ये रेंट पे ये वो भी देती हैं, ये भी एक्टिविटीज या ऑपरेशन सर अंजाम देती हैं। और ये बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर है। तो उसके बाद हम इसका मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट इसकी पेरेंट कंपनी ये सब्सिडीज क्या है। तो ये सऊदी नेशनल बैंक है। उसमें सब संबा फाइनेंशियल ग्रुप संबा फाइनेंशियल ग्रुप का एक सब्सिडीज है, या उसकी एक छोटी कंपनी है, संबा बैंक लिमिटेड। तो उसके बाद हम इसकी कंपनी की मैनेजमेंट या कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो इसका राशिद जहांगीर इसका सीईओ, एक्टिंग सीईओ है। चेयरपर्सन मुस्तफ़ा इलियास है। और कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो सैयद जियाउल हसन है। तो बिजनेस मॉडल इसका हम पहले इस बैंक का बिजनेस मॉडल हम पढ़ेंगे कि बिजनेस मॉडल बेसिकली होता क्या है। आप लोगों को पता हो कि बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि वो कंपनी प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सर्विस ओरिएंटेड है, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। तो ये जो बैंक है ये सर्विस ओरिएंटेड है। तो ये कौन कौन से ऑपरेशन सर इंजाम देती है? रिटेलर कॉरपोरेट है, इंजाम देती है, डिपॉजिट करती है, और प्रोवाइड लोन्स करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, इंटरेस्ट इनकम इससे जनरेट होती है। और इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोन्स वगैरह भी ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा इनकी सर्विसेज वगैरह जो ये बैंक प्रोवाइड करती है। और उसके बाद हम इसकी शेयर होल्डर पैटर्न वो बताना चाहेंगे और वो करेंगे कि इसमें सऊदी नेशनल बैंक के 84% इसकी जो ओनरशिप है वो सऊदी नेशनल बैंक की तरफ की है। और जनरल पब्लिक में इसके 9.67% इसकी है। और अदर जो है इसके 5.4% है। उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड में भी है, इसमें इस म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी इसके शेयर्स लिए हुए हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने भी लिए हुए हैं, और मेजर शेयर होल्डर भी इसने लिए हुए हैं। तो इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट हैजिंग, कि ये बैंक जो रिस्क आते हैं उनमें उनको किस तरह कंट्रोल करती है या किस तरह मैनेज करती है। तो ये डिजिटल या करंट, आप करंट कह लें, करंट जो है ना, जो हैजिंग टूल्स हैं वो ये यूज करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन से फाइनेंशियल रिस्क ये बेयर करती हैं या फेस करती हैं। तो पहले सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिस्क,
क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये इसलिए बेयर करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी जो है ना टाइम टू टाइम डी वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी बेयर करती है। तो उसके लिए इसने एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो गया, सेकंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, और दूसरा है क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क भी ये वो करती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉज तो ये भी इसको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स ये फॉरेन जो कंट्री करेंसी वो रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है, वो उसको मैनेज करने के लिए ये फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान फॉरेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट या बैंक वो अपने कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी और बैंक के साथ या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ कि आज हम आपको आप आज फॉर एग्जांपल कंपनी को डॉलर चाहिए, तो कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी कंपनी के साथ कि मुझे आज के प्राइस पे या इससे थोड़ा आगे पीछे जिस तरह एडजस्टमेंट उनकी होती है, तो वो उन पैसे दे के वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वो पहले उसके डॉलर या सऊदी अरब के रियाल वो पहले वो बाई कर लेती है। उसका क्या होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क है उससे ये बच जाती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह पाकिस्तान में करेंसी डी वैल्यू होती है, तो डी वैल्यू की इस पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसने पहले से ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसने पहले से भी अपनी डिमांड के मुताबिक अपने डॉलर या अपने रियाल लिए हुए हैं। ये कंपनी के वो लिस्ट है जिसमें कंपनी ने अपने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो 2022 में भी आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान नेशनल करेंसी मिलियंस में 18,500 मिलियन इसने पाकिस्तानी रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और 2023 में भी एक रकम आपको नजर आ रही है, और 2024 में भी। ये 3 साल का डाटा है, इसमें कंट्री ने कौन कौन से और कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। ये एग्रीमेंट होते हैं कि आप फॉरेन करेंसी एक फिक्स्ड रेट पे बाय कर लेते हैं, फिक्स रेट पे बाय कर लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी और बैंक से, ताकि जब करेंसी की प्राइस डी वैल्यू हो प्राइस डी वैल्यू हो तो उस वक्त कंपनी को लॉस ना हो। तो उसके बाद है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में ये स्ट्रेटजीज वगैरह अप्लाई करती है ताकि इसको आने वाले फ्यूचर डेट में कोई करेंसी रिलेटेड रिस्क ना हो, कि पाकिस्तान की करेंसी अगर डी वैल्यू हो जाती है तो इसको और रिसोर्स यूज करके उस रिस्क को मिनिमाइज करने की जरूरत ना पड़े। इन्वेस्ट इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क दूसरा है। पहले आप लोगों ने ये देखा है कि ये करेंसी करेंसी रिस्क है। अब क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब आप लोगों को पता है कि सर जो रिस्क ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट अप एंड डाउन कंडीशन में रहता है। तो उससे बचने के लिए जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो कंपनी को या इस बैंक संबा बैंक को ज्यादा पे करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज करती है। इंटरेस्ट रेट फीचर पे ये ट्रेड करती है कि हाँ अगर इतना हुआ अगर 12% रिस्क इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो इसको मिनिमम वैल्यू देकर फ्यूचर के लिए ये एक वो कर लेती है, कंट्रैक्ट कर लेती है कि हाँ मुझे इस चीज के या लोन्स वगैरह लेने हो तो वो इस डेट पे या इस डेट फ्यूचर डेट में इस इंटरेस्ट पे मिल जाए।
उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, ताकि उससे आने वाले इनकम इनकम को वो अपने रिस्क, अगर कोई रिस्क पेश आता है या रिस्क फेस करती है, तो उस रिस्क को मिनिमाइज करे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से अर्निंग होगी। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट करती है किसमें? ट्रेजरी बिल में, टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में। उनका पर्पस क्या होता है कि ये जो क्रेडिट रिस्क हो या मार्केट रिस्क हो, तो फिर इनको कवर अप कर सके। ये 2024 से 2022 से 2024 तक इसने ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, ताकि आने वाले रिस्क में ये कारगर साबित हो सके। ये ये इन्वेस्टमेंट है, इसने जो साल के साथ साथ की है। आगे क्रेडिट रिस्क मैटिगेशन टेक्निक्स। तो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स ये हैं कि अगर इसको क्रेडिट रिस्क कहा जाता है, कि जिस इसने जो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर उनमें से कोई लॉस आ जाता है या कोई कस्टमर जो पे नहीं करता है इनका लोन विद इंटरेस्ट, तो उस लोन को कम करने के लिए इसने क्या क्या टेक्निक्स बनाई हुई हैं। ये सबसे पहले क्या करती है कि ये कोलेटरल रिक्वायरमेंट करती है, कि ये कोई चीज आप उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई चीज रखें हमारे पास, फिर हम आपको लोन देंगे। और फिर इसने क्रेडिट लिमिट बनाया हुई है कि जो जितनी इनकम होगी या उसका क्रेडिट स्कोर होगा, उसके मुताबिक उनको लोन दिया जाएगा, जो कस्टमर इधर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इंटरनल रेटिंग सिस्टम, ये रेटिंग सिस्टम को भी फॉलो करती है, कि जिस इंस्टीट्यूट का या किसी इंडिविजुअल का रेटिंग लोन रेटिंग रेटिंग अगर बेटर है, तो उसको वो ज्यादा लोन देते हैं। अगर किसी का बैड रेटिंग वो सिस्टम रेटिंग पॉइंट हो, तो वो उसको कम लोन प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि क्रेडिट रिस्क इनका मैक्सिमम मिनिमाइज हो सके। उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट ये कैसे करती है? लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कैश रिजर्व को मेंटेन रखती है। क्या करती है? कैश रिजर्व जो है मेंटेन करती है, ताकि वक्त आने पर ये कैश रिजर्व को यूज कर सके। उसके बाद उसके बाद आ जाती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, कि हम अब एनालिसिस की तरफ अपने एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, कि इसके बाद हमने कैसे एनालिसिस करने हैं, क्या चीजें करनी है। तो इसकी सबसे पहले क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों को पता है, फाइनेंशियल पोजीशन ये बताती है कि कंपनी के पास कितने टोटल एसेट्स हैं, और उसके मुकाबले में कितनी उसकी पे लायबिलिटीज हैं और कितनी उसकी इक्विटी है। तो कितनी लायबिलिटीज और कितने इक्विटी है कंपनी के पास। तो इस पे करंट एसेट्स आप लोगों को पता है, करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, तो उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। जो ज्यादातर कैश, मार्केटेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह काउंट किए जाते हैं। और इनमें बैलेंस विद अदर अदर बैंक्स, के इनका जो बैलेंस है अदर बैंक्स में रखा हुआ है, उसको भी हम करंट एसेट्स में ही वो करते हैं। और इसने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो अकॉर्डिंग टू ईयर मैं आप लोगों को इधर दिखा रहा हूँ विद अमाउंट्स, कि इसने कितने कितने इन्वेस्टमेंट की हुई है किस साल में। हम 5 साल का डाटा जो है वो इसको स्टडी कर रहे हैं, कि 5 साल में कंपनी ने कितना कितना आ, वो किए हैं, कितने उसके करंट एसेट्स हैं इन 5 सालों में। 5 सालों में इसके कितने लायबिलिटीज हैं, कितनी इक्विटी चेंज आया है इसका। तो ये हम वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो टोटल एसेट्स का ये आप ग्राफ देख लेंगे। ये टोटल एसेट्स इसके अकॉर्डिंग टू ईयर 21, 22, 23, 24 और 25 के मुताबिक। और इनके टोटल लायबिलिटीज हैं,
और ये स्लाइड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताता है कि कंपनी कैसी परफॉर्मेंस में है। कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस पे कितना कॉस्ट आ रही है, और उस पे कितना उनको नेट प्रॉफिट बच रहा है, उसकी कितना इनकम हो रही है। कर यार, आवाज नहीं। तो इसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कंपनी ने इन 5 सालों में कितने आउटफ्लो किए हैं कैश और कितने इनफ्लो हुए हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने कैश फ्लो का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का आपको पता है कि तीन तीन पार्ट्स पे ये डिपेंड करती है। एक होता है इसका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट के एक्टिविटीज से कैश फ्लो, और तीसरा होता है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। तो जो इन्वेस्टिंग है मोस्टली इस पे जो कैश है आउटफ्लो होता है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कहीं पे करनी है तो उस पे आउटफ्लो जब हम करेंगे, लेकिन जब हमें उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा वो हमारा इनफ्लो होगा। तो अब हम अपना रेशियो एनालिसिस करने लगे हैं। कि रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, तो हम सबसे पहले अपना कैश रेशियो चेक करते हैं। कैश रेशियो हमें ये बताती है कि बैंक में कितना कैश रिजर्व हमारे पास है। कि कितना कैश रिजर्व हमारे पास है उसको कंपेयर करते हैं हम टोटल लायबिलिटीज से। कि जो हमारी लायबिलिटीज हैं, ये जो हमारे पास रिजर्व्स हैं या करंट एसेट्स हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज से। तो कंपनी ने 2021 से 2025 तक ये इसकी कभी पहले 5 थी। इसका मतलब काफी कैश रेशियो इनके पास काफी कैश था। और फिर 4, फिर 7, फिर 6, फिर 6। इसका मतलब है ये 2024 से आगे ये स्टेन कर गई है इसकी कैश रेशियो। ये इसका ग्राफ आपको मैं शो करवा रहा हूँ कि ग्राफ का क्या ट्रेंड है। पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट। उसके बाद है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, के कंपनी बैंक ने कितने एडवांस एडवांस लिए हुए हैं और कितना इस पे डिपॉजिट हुए हैं। तो इसकी रेशो भी काफी अच्छी रही है इस कंपनी की। पहले पहले हाई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये ग्राफ ट्रेंड भी आप लोगों को एक डिक्लाइन डिक्लाइन सा दिखा रहा है। एडवांस और डिपॉजिट में कंपनी ने काफी डिक्लाइन शो किया है। उसके बाद कैश टू एसिड्स टोटल एसिड्स, कि कैश के मुकाबले में कंपनी के पास कितने टोटल एसिड्स हैं। तो उसके मुताबिक कंपनी के अभी 4%, 3%, 5%, 5% और 3%। अभी टोटल एसेट्स जो है वो उनके मुकाबले में कैश जो है ना ये 3 या 4% है। बाकी इन्होंने लॉन्ग टर्म एसेट्स लिए हुए हैं जो किसी भी कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है, जिसमें एक ट्रेंड सा नजर आ रहा है कि इसमें डिक्लाइन हुआ है, फिर अप हुआ है, फिर अप हुआ है, फिर कांस्टेंट की तरफ चली गई है। इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स, के इन कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसके पास टोटल कितने एसेट्स हैं। तो इसका फार्मूला होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी अ, अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है और हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं अभी करंट सिचुएशन में। तो इसको हमने ईयर वाइज कंप्लीट किया है। हमने 21 से 2025 तक डेटा लिया था। तो 47% हमारी इन्वेस्टमेंट टू
टोटल एसेट्स रेशियो 47-43। ये पहले 47 पे थी, फिर कम हुई है, फिर कम हुई है, फिर आगे ऊपर इम्प्रूविंग ट्रेंड की तरफ चली गई है। आगे इसकी लेवरेज रेशियोज आती है, डेट टू इक्विटी रेशियो, के कंपनी पे कर्जे की मद में कितनी इक्विटीज हैं। तो इसका फार्मूला बनता है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो काफी इम्प्रूवमेंट नजर आती है इसमें, कि पहले ये 11% थी, 11 से फिर 9 हो गई, फिर 9 से नीचे है, इस तरह डिक्लाइन फॉर्म में शो हो रही है। तो उसके बाद है डिपॉजिट टू टोटल लायबिलिटीज, कि कंपनी में कितने डिपॉजिट्स होते हैं उसके मुकाबले में इसकी कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये रेशो हमें बताती है कि कंपनी कितना पेएबल है, कि कितना पे कर सकती है कंपनी। जैसे आप लोगों को ये इधर ट्रेंड नजर आ रहा है कि कंपनी की ये पेएबल जो है वो थी, वो पहले डिक्लाइन थी, फिर इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्लाइन, फिर डिक्लाइन, और ओवरऑल इसका अच्छा इफेक्ट शो हो रहा है। उसके बाद जो कंपनी की सबसे, या हमारे एनालिसिस की, अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को देख रहे हैं कि ये कंपनी अगले सालों में कहाँ होगी, तो फिर उसके लिए हम अपनी प्रोफेबिलिटी रेशियोज पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते हैं किसी कंपनी की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट, जो हमें नेट इनकम बची है। नेट प्रॉफिट बेसिकली वो चीज, वो प्रॉफिट होता है जिसमें कंपनी ने सारे एक्सपेंस मैनेज करके, टैक्स, लेवीज, कॉस्ट, उनको सबको मैनेज करने के बाद जो एक फिगर बचता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो इसका मार्जिन निकाल रहे हैं कि टोटल हम हमारी इनकम है, जो टोटल इनकम है उसके मुकाबले में हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि हमें कितना फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, अपनी पे। तो 2022 में कंपनी को नेट टोटल इनकम की वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि ये पहले अप थी, फिर डिक्लाइन हो गई, फिर उसने इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग फेस जो है ना अडॉप्ट कर लिया है, कि वो इम्प्रूव कर रही है। उसके बाद आता है मार्केट रेशियोज। मार्केट रेशियोज हमें बताती हैं कि मार्केट में इस कंपनी की क्या वैल्यू है, या ये किस चीज पे ट्रेंड, कितना मार्केट पे इसका असर असर है, और कितना ये शेयर होल्डर इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अर्निंग पर रेशियो। अर्निंग पर रेशियो का, अर्निंग पर रेशियो में नेट प्रॉफिट, जो टोटल हमारा एक साल में हमें प्रॉफिट हुआ है, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पे। ये हमें बताता है कि एक शेयर्स कितने इनकम जनरेट कर रहा है, कितना अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी का पहले 2021 में 21 में उसने काफी अच्छी इंप्रूव की है, फिर उसको लॉस हुआ है, उसके बाद कंपनी जो है ना इम्प्रूविंग ट्रेंड की तरफ चली गई है। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारी आ जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ये बताती है कि मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर की, और उस पे अर्निंग कितनी हो रही है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे, या शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट पे कितनी अर्निंग कर रहा है, एक शेयर की इन्वेस्टमेंट पे एक शेयर के मुकाबले में कंपनी की कितनी अर्निंग्स हो रही हैं। तो उसका हम, उसका फार्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करते हैं हम अर्निंग पर रेशियो से, उस रेशियो। तो ये हमें बताती है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारी क्या आएगी, कि एक शेयर
कितनी अर्निंग्स करता है, कितना टाइम अर्निंग्स करता है। तो इसका ट्रेंड 2021 में काफी अच्छा और इम्प्रूविंग रहा है। उसके बाद 2022 में डिक्लाइन हुआ है, और उसके बाद 2023 में फिर इम्प्रूवमेंट, और फिर इस तरह डिक्लाइन, फिर भी डिक्लाइन 25 में। डिविडेंड पर शेयर कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। बेसिकली ये संभव बैंक लिमिटेड जो है, ये कंपनी डिविडेंड पे इतने फोकस नहीं करती। उसकी भी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि ये जो डिविडेंड देने पे ज्यादा फोकस इसलिए भी नहीं करती कि वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये कहना है कि शेयर होल्डर्स को हम जो डिविडेंड देते हैं उसके मुकाबले में अगर वही अर्निंग्स, वही प्रॉफिट हम कंपनी की इम्प्रूवमेंट पे, कंपनी की ग्रोथ पे लगाएं तो ये से ज्यादा अच्छा है। और उनको मार्केट प्राइस भी अप होगी, जिसकी वजह से वो शेयर, उनकी अर्निंग्स भी ज्यादा होगी इसके मुकाबले में कि हम उनको डिविडेंड दे दें। और ये कंपनी पे क्योंकि एक लायबिलिटी होती है डिविडेंड, तो कंपनी पे एक लायबिलिटीज भी कम हो जाती है डिविडेंड ना देने से। तो कंपनी ने 2021 में डिविडेंड दिया था। उसके बाद 2022 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। 23 में भी नहीं दिया, 24 25 किसी भी साल में बाद में उन्होंने डिविडेंड देना अ, ठीक नहीं समझा। उसके बाद है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड ये है, ये फार्मूला है कि डिविडेंड पर शेयर, जितना कंपनी ने डिविडेंड एक शेयर पे पे किया, उसको हम डिवाइड करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस से कि एक डिविडेंड पे, एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिला है, उसको हम डिवाइड करते हैं कि उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी उस साल में। तो ये रेशो काफी, डिविडेंड यील्ड जो है ना 0.05, और फिर डिविडेंड ना देने की वजह से इनकी काफी डिक्लाइन फॉर्म में चली गई है। इनका ट्रेंड आप देख लें, पहले 0.5 था, उसके बाद जीरो से, क्योंकि नो डिविडेंड की वजह से डिविडेंड यील्ड भी जीरो है। उसके बाद आप लोगों को 2024 और 25 की मैं सीओ रिपोर्ट बताता हूँ कि सीओ के क्या रिमार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो उसने हाईलाइट किया है कि ग्रोथ हुई है, हमारी डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में हमारी ग्रोथ हुई है। और उसने कहा है कि प्रोफिटेबिलिटी में भी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, और हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, अपना स्टेप कर रहे हैं कि ये जो हमारी बैंकिंग है ये डिजिटल बैंकिंग हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी इन्होंने काफी इम्प्रूव किया है। उसके बाद इस्लामिक सर्विसेज, ये कन्वेंशनल बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम से निकलकर ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फोकस है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी को कम करें, कस्टमर बेस एक्सपेंशन है, अगर टेक्नोलॉजी ड्राइवन बैंकिंग, ये टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रही है कि हम अपने कस्टमर्स को अ, जो जदीद टेक्नोलॉजीज है उसके मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट का के बारे में बताता चलो मैं आप लोगों को कि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है कि इसमें जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो अनक्वालिफाइड हैं। इसका मतलब है ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट है, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। और उन्होंने दूसरा रिमार्क्स दिया है कि मटेरियल इश्यूज, उन्होंने कहा है कि मेजर मटेरियल इशू इसमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको नजर नहीं आया, और ना ही वो कोई खास या कोई ऐसा मिस स्टेटमेंट हुई है इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद इसकी कंक्लूजन ये है कि उसने, ऑडिटर ने ये कंक्लूजन दी है, या ओवरऑल एनालिसिस की कंक्लूजन मैं आपको बोल लूं कि ये कंक्लूजन है कि ये इम्प्रूविंग की तरफ जा रही है, इम्प्रूविंग फेज में है। फाइनेंशियल इम्प्रूविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर रही है। आगे स्ट्रॉन्ग प्रोफिटेबिलिटी ट्रेंड की तरफ मूव ऑन कर रही है, और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कर रही है ताकि मिनिमम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकें।
उसके साथ रिकमेंडेशन जो मुझे लगा है कि इसको इस कंपनी के बारे में ये रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन दिया मैंने कि ये करना चाहिए। तो इंक्रीज लैंडिंग, ये कंपनी अपनी लैंडिंग को बढ़ाए, जो एडवांसेस हैं उनको इम्प्रूव करे या बूस्ट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करे, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ले आए, उनको लोन प्रोवाइड करे। और दूसरा है डाइवर्सिफाई इनकम सोर्स। तो ये कंपनी किसी एक इनकम पे डिपेंड ना करे, जो मार्कअप इनकम है उस पर डिपेंड ना करे। दूसरी भी दूसरी भी पोर्टफोलियो बनाए जिसमें वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और इम्प्रूव, तीसरा इसका पॉइंट जो है, ये कंपनी इम्प्रूव करे अपने एसेट यूटिलाइजेशन को, कि इसके जो एसेट्स हैं वो एक स्पेसिफिक या एफिशिएंटली वो यूज हों। और ये डिजिटल जो बैंकिंग, आजकल जो डिजिटल दौर है, तो फिर डिजिटल बैंकिंग की तरफ इनको आगे स्टेप करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये एनालिसिस खत्म होता है। और इस कंपनी के ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि वीडियो बनाया गया नहीं, हर की बड़ा इंटरेस्ट जैसे Chaskeni. जैसे जबरदस्त जैसे ठीक है। Ah, jadi.